हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो एरिन्स का निर्माण। इसके पीछे एक विधि पढ़ाई गई थी आपको एरिन्स के हैलोजनीकरण द्वारा। उसी हैलो एरिन्स के निर्माण के क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग अगली विधि पढ़ने जा रहे हैं डाईएजोनियम लवण द्वारा हैलो एरिन्स का निर्माण। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि डाईएजोनियम लवण क्या होता है और फिर उससे कैसे हैलो एरिन्स का निर्माण करते हैं। डाईएजोनियम लवण से हैलो एरिन्स का निर्माण बच्चों बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये आपको समझना है कि डाईएजोनियम लवण क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बनने की क्रिया विधि क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होती है। यदि उसको आप समझ जाओगे तो इससे हैलो एरिन्स का निर्माण काफी सरल होता है, बड़ी आसानी से आप कर लोगे। डाईएजोनियम लवण से हमको ब्रोमो एरिन भी मिल जाएगा, क्लोरो एरिन भी मिल जाएगा, आयोडो और फ्लोरो सारे मिल जाएंगे। तो यदि डाईएजोनियम लवण का निर्माण हो जा रहा है तो उससे विभिन्न प्रकार के हैलो एरिन्स का निर्माण हम लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। एक और बात बता दें आपको कि डाईएजोनियम लवण द्वारा हैलो एरिन्स के निर्माण को हम लोग सैंडमेयर विधि भी कहते हैं। तो वैज्ञानिक के नाम के आधार पे इसलिए काफी इंपॉर्टेंट विधि मानी जाती है, तो आप इसको भी ध्यान देंगे। अब उस सैंडमेयर अभिक्रिया हम लोग आगे देख रहे हैं कैसे इससे हैलो एरिन का निर्माण होता है। पहले हम लोग देखते हैं कि डाईएजोनियम लवण क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एरिन है, ठीक है। और इस एरिन AR यहाँ पे बुक्स में आप देखेंगे आर में लिखा हो सकता है एल्किल ग्रुप की तरह या कोई हाइड्रोकार्बन को प्रदर्शित करता होगा। तो खैर यहाँ पे एरिन रिंग होगी कोई, इसलिए मैंने AR लिखा हुआ है। और इस AR के साथ यदि ये ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, ये ग्रुप, इसको देखिए मैंने ऐसे भी लिखा हुआ है, AR के साथ दो नाइट्रोजन जुड़ा हो जिसपे कि प्लस चार्ज है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है जिसपे कि माइनस चार्ज है। तो इस प्रकार के यौगिक को बच्चों हम लोग डाईएजोनियम लवण कहते हैं। समझ में बात आ रही है? कैसे नाम पड़ा है इसका, देखिए डाई, दो नाइट्रोजन है तो डाई, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है इसको बोलते हैं एजो। क्या बोलते हैं? एजो। तो डाई एजो और नियम, जब नियम रहता है तो प्लस चार्ज लगता है, ठीक है। तो हो जाएगा डाईएजोनियम। और चूंकि ये साइड है तो इसमें एक माइनस चार्ज वाला भी होगा, किसी भी साइड में एक प्लस चार्ज वाला होता है, एक माइनस चार्ज वाला होता है। तो एक माइनस चार्ज और माइनस चार्ज किसके होता है? हाइड्रोजन पे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के यौगिक को बच्चों हम लोग एजोनियम लवण कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि ये इसमें एरिन रिंग होगा और उस एरिन रिंग में, ठीक है, एक हाइड्रोजन, एरिन रिंग के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यदि ये ग्रुप जुड़ जाए तो उस पूरे यौगिक को हम लोग कहेंगे डाईएजोनियम लवण। समझ में बात आई? और मैंने कहा कि डाई का मतलब दो नाइट्रोजन है इसमें और ईएम लगा है, इसका मतलब से प्लस चार्ज है। और चूंकि ये साइड है इसमें माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज किस पे है? इसमें मौजूद हाइड्रोजन पे है। तो इस पूरे कंपाउंड को हम लोग डाईएजोनियम साल्ट या डाईएजोनियम लवण कहते हैं। समझ में बात आ गई? अब इस डाईएजोनियम लवण का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि मैं भी बता रहा था कि यदि डाईएजोनियम लवण का निर्माण हो जाएगा तो उससे बड़ी आसानी से हम लोग सैंडमेयर प्रक्रम द्वारा हैलो एरिन्स का निर्माण कर लेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं इस डाईएजोनियम लवण का निर्माण कैसे होता है। बच्चों, इसका निर्माण कोई एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए लिखे एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, ध्यान देने वाली बात है कि डाईएजोनियम लवण का निर्माण किसी प्राइमरी एमीन से ही होगा। सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन को 1 डिग्री आप देखिए यहाँ पे बना हुआ है। तो इस जो ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से लगा है सिर्फ एक ही सिंगल कार्बन से लगा है तो 1 डिग्री इसको एमीन या प्राइमरी एमीन बोलेंगे। यदि यही जो NH2 ग्रुप है ये 2 कार्बन से लगा उसको सेकेंडरी, 3 से लगा होगा तो उसको टर्शियरी बोलते, पीछे ही बताया गया है। तो ये चीज ध्यान देंगे कि डाईएजोनियम लवण के निर्माण के लिए जो एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग लेंगे वो कैसा होगा? प्राइमरी होगा, ठीक है, 1 डिग्री। और मुख्य रूप से इसमें वो एरोमेटिक कंपाउंड एमीन ग्रुप का होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ जब एमीन ग्रुप लगा हो या एमाइन ग्रुप लगा हो इसको हम लोग बोलेंगे, और एक
एक ही कार्बन से लगा है तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एमीन। और देखिए लिखा है को 273 केल्विन ताप पर, तो 273 केल्विन ताप का मतलब बच्चों हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ही कम ताप पर होने वाली ये क्रिया है। किसी किसी बुक में 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक भी दिया रहता है, यानी 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन तक। तो कम ताप पर होने वाली क्रिया है। ताप पर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को 273 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमको डाई एल्युमिनियम लवण प्राप्त होता है। समझ में बात आ रही है? फिर से एक बार सुनिए कि डाई एल्युमिनियम लवण का निर्माण कैसे होता है। जब हम लोग प्राइमरी एमीन लेते हैं और प्राइमरी एमीन की क्रिया किससे कराते हैं? नाइट्रस अम्ल से। किससे कराते हैं? नाइट्रस अम्ल HNO2 से कराते हैं तो डाई एल्युमिनियम लवण का निर्माण होता है। और इस क्रिया को डाई एजोनीकरण क्या कहते हैं? डाई एजोनियम लवण के निर्माण क्रिया को क्या कहते हैं? डाई एजोनीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायजोटाइजेशन। ठीक, डायजोटाइजेशन भी इसको बोलते हैं। तो आपको परीक्षा में ये अलग से पूछता है, ये हैलोजेंस के निर्माण में जो पूछेगा ही अलग से ही पूछता है कि डाई एजोनीकरण की क्रिया क्या होती है। तो आप बताओगे कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स की क्रिया जब नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो डाई एल्युमिनियम लवण का निर्माण होता है और इसी क्रिया को डाई एल्युमिनीकरण कहते हैं, डाई एल्युमिनियम लवण के निर्माण। समझ में बात आ गई? अच्छा, आप कहोगे यहाँ पे लिखा है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल का सूत्र ये होता है, तो यहाँ पे क्यों NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl लिखा गया है? एक्चुअल में बच्चों ये जो HNO2 यानी जो नाइट्रस अम्ल होता है ये अस्थायी यौगिक होता है। तो क्रिया कराने के लिए जब डाई एल्युमिनियम लवण हो जब भी बनेगा तो इसी से क्रिया करके बनेगा, लेकिन ये तो ज्यादा देर तक रुकने वाला यौगिक है नहीं, अस्थायी यौगिक है। इसीलिए इसका निर्माण कैसे होता है? इन दोनों को मिलाने से होता है। तो इसीलिए समीकरण में ये न लिख के बल्कि ये लिखा होता है, यानी इन्हीं दोनों से ये बनेगा फिर ये क्रिया करेगा किससे? उस प्राइमरी एमीन से। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे और फिर इसकी क्रिया किससे करा देंगे? प्राइमरी एमीन से। तो डाई एल्युमिनियम लवण का निर्माण हो जाएगा। ये समीकरण को देखते हैं। देखिए सबसे पहले NaNO2 सोडियम नाइट्राइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराए हैं तो हमको नाइट्रस अम्ल प्राप्त हो गया है। अब इस नाइट्रस अम्ल की क्रिया हम लोग प्राइमरी एमीन से कराएंगे। प्राइमरी एमीन जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन, जब बेंजीन के साथ NH2 जुड़ जाता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं। तो एनिलीन की क्रिया हमको किससे करानी है? इस नाइट्रस अम्ल से करानी है। और जब एनिलीन की क्रिया इस नाइट्रस अम्ल से होती है 273 केल्विन ताप पर तो निर्माण होता है डाई एल्युमिनियम क्लोराइड का। ठीक है, यानी डाई एल्युमिनियम लवण का। यदि यहाँ पे HCl के रूप में हमने HBr ले लिया तो नाम निर्माण होगा डाई एल्युमिनियम ब्रोमाइड का। समझ में बात आ रही है? तो इसको आप डाई एल्युमिनियम लवण बोलोगे और चूंकि इसमें क्लोरीन मौजूद है तो इसको क्या बोलेंगे? डाई एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या मौजूद है? क्लोरीन, तो नाम हो जाएगा डाई एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आपने देखा कि डाई एल्युमिनियम लवण क्या होता है? जब बेंजीन रिंग के साथ यानी एरीन के साथ ये जुड़े N2+X- तो इसको हम लोग बोलेंगे इस प्रकार की, वो तो बोला डाई एल्युमिनियम लवण। और डाई एल्युमिनियम लवण का निर्माण कैसे होता है? नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा। तो अब बच्चों नाइट्रस अम्ल की क्रिया प्राइमरी एमीन पे यानी एनिलीन से कराने पे डाई एल्युमिनियम लवण हमको मिल गया। और ये भी एक अस्थायी यौगिक होता है, ये भी एक अस्थायी यौगिक होता है। और अब इस अस्थायी यौगिक से हम लोग किसका निर्माण करेंगे? हैलोजेंस का निर्माण करेंगे। ठीक है, और डाई एल्युमिनियम लवण से जो बता रहा था हैलोजेंस के निर्माण क्रिया को सैंडमेयर प्रक्रम कहते हैं। तो सैंडमेयर प्रक्रम द्वारा डाई एल्युमिनियम लवण से हम लोग हैलोजेंस का निर्माण करेंगे। तो इसके पहले कि हम लोग हैलोजेंस का निर्माण इस डाई एल्युमिनियम लवण से करें, सबसे पहले यहाँ पे ये जो क्रिया हुई है इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि कैसे एनिलीन से की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने से डाई एल्युमिनियम लवण का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग
इस डाइएलेनियम लवण से हैलोएरिन्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्रिया विधि पढ़ते हैं। चलिए, डाइएलेनियम निर्माण की अर्थात डाइएलेनीकरण की क्रिया विधि को हम लोग चेक करते हैं। मैंने कहा था कि एनिलीन की क्रिया इस नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो हमको डाइएलेनियम लवण की प्राप्ति होती है, अर्थात डाइएनिलीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा डाइएलेनीकरण की क्रिया होती है। तो आइए इसकी मैकेनिज्म को चेक करते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले HNO2 का निर्माण करेंगे, नाइट्रस अम्ल का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए क्या कर लिया तुमने, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों की जब क्रिया आपस में कराते हैं तो निर्माण होता है HNO2 का। तो सबसे पहला तो प्रक्रिया, पहला चरण यही है कि HNO2 का निर्माण कैसे होता है। तो NaNO2 और HCl क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरी क्रिया है नाइट्रोसोनियम आयन की उत्पत्ति। ये नाइट्रोसोनियम आयन कैसे बनता है बच्चों, अभी एनिलीन का इसमें कोई रोल नहीं है, अभी सारा रोल जो है इस HNO2 का है। तो इसी HNO2 से अब क्या बनेगा, N+O यानी नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा, अर्थात इसकी उत्पत्ति होगी। कैसे होता है, सबसे पहले इस HNO2 की यहाँ मैंने देखिए संरचना सूत्र यहाँ पे बनाया हुआ है, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखिए इस HNO2 का जब निर्माण हो रहा है, मैंने कहा था कि ये अस्थायी यौगिक होता है। ठीक है, तो कुछ पदार्थों से क्रिया करता रहता है, तो वहां पे जो क्रिया करा रहा है, तो जो HCl का एक ही मॉलिक्यूल तो रहा नहीं होगा, कई सारे मॉलिक्यूल रहे होंगे, तो उसी में से ये HCl के साथ जुड़ता है और HCl का जो H आता है, हाइड्रोजन आयन होता है, वो इस पे अटैक करता है। और जब हाइड्रोजन आयन इस पे अटैक करेगा तो अब ये हाइड्रोजन आयन इस पे कहीं जुड़ेगा, समझ में बात आई। तो इसको कौन जोड़ता है, इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अर्थात लोन पेयर है, तो इस नाइट्रस अम्ल में ये जो हाइड्रोजन आयन कहां से आया, HCl से आया। जब ये हमला करता है तो इस हाइड्रोजन आयन को ये ऑक्सीजन आयन अपने साथ यहाँ पे जोड़ देगा, और जब जोड़ेगा तो अपना लोन पेयर देगा। जब लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाता है। और एक बात ध्यान रखिए बच्चों, जब भी इस तरह की संरचना कहीं भी आपको कार्बनिक यौगिक में मिले तो उसमें से हमेशा कौन सा ग्रुप यानी क्या उसमें से हमेशा बाहर निकलता है, पानी का अणु हमेशा रिलीज होता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो अब क्या होगा, इसमें से ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया था उसका इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि इसका प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्लस चार्ज इसको हटेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेके और पानी के रूप में इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जब पानी के रूप में इसमें से बाहर हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन का, तो अभी नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और इस तरीके से ये चीज बची वहां पे, क्योंकि बाकी शेष चीज जो था वो पानी के रूप में उसमें से अलग हो गया। और इसी संरचना को, इसी यौगिक को कह सकते हैं आयन को हम लोग नाइट्रोसोनियम आयन कहेंगे। समझ में बात आई। तो दो चरण हमने कंप्लीट किया। पहला HNO2 का निर्माण, जिसमें हमने देखा NaNO2 क्रिया HCl से कराता है तो HNO2 बनता है, और फिर इस HNO2 से नाइट्रोसोनियम आयन की कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे निर्माण होता है। फिर से इसको एक बार देखिए, मैंने कहा कि इस नाइट्रस अम्ल पे HCl का हाइड्रोजन आयन अटैक करता है, वो आके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है। और जैसे इस तरह की कोई संरचना मिले आपको, तो आप इसमें से पानी का अणु रिलीज करोगे, पानी का अणु यहाँ से रिलीज होता है, और ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के साथ जो साझा किया तो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है, और शेष चीज पानी के रूप में इसमें से बाहर निकल गया। अब ये जो आयन बनता है N+ डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। अब बच्चों, अब एनिलीन का रोल आएगा। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन एनिलीन पे अटैक करेगा, अर्थात अब तीसरा जो चरण होगा वो नाइट्रोसोनियम आयन का एनिलीन से क्रिया उस पे अटैक होगा। तो आइए तीसरे चरण को देखते हैं। ये देखिए, आपका एनिलीन है, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस एनिलीन पे अब नाइट्रोसोनियम आयन ये इस पे अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो जुड़ने की संभावना कहां पे है, नाइट्रोजन से।
क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको अपने साथ जोड़ लेगा कुछ ऐसे, ये देखिए जोड़ लिया नाइट्रोजन, ठीक है। और अपना लोन पेयर दिया है तो इसलिए इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। और जैसे ये प्लस चार्ज आएगा ये भी अब अनस्टेबल हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन तो दे दिया लेकिन देने के बाद अनस्टेबल हो गया, तो ये चाहेगा कि इस पे जो प्लस चार्ज है वो खत्म हो, और इसके लिए ठीक है इसके साथ जो दो हाइड्रोजन लगे वो अपना बलिदान देंगे। एक हाइड्रोजन इसमें से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, सॉरी अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देके और इसमें से निकल जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन देके निकलेगा तो इस नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज है वो समाप्त हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए इसमें से ये हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, निकल गया अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज था वो समाप्त हो गया। और बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि दूसरी घटना होती है जिसको टॉटोमेरिजम या चलावयवता बोलते हैं, समायवता की तरह ही होता है चलावयवता। होता क्या है कि देखिए मैंने यहाँ पे इसे लिखा है, जब भी कुछ एटम ऐसे जुड़े हो, X सिंगल बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z, ठीक है, और इस X से यदि हाइड्रोजन परमाणु लगा हो तो चलावयवता में ऐसे होता है कि X का जो हाइड्रोजन परमाणु वो शिफ्ट हो जाता है Z, ठीक है, और Y और Z के बीच जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है X और Y के बीच में, कुछ ऐसे। X पे हाइड्रोजन था वो चला गया किसके पास, Z के पास, और Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड था वो कहां शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया Y और X और Y के बीच में, तो इसको बोलते हैं चलावयवता। तो यहाँ भी वही चलावयवता की क्रिया होती है, और होता क्या है जरा देखिए इसको, ये आपका X है, इसके साथ देखिए हाइड्रोजन लगा है, ये आपका Y है, इसके बीच सिंगल बॉन्ड है, और ये आपका Z है, इसके बीच देखिए डबल बॉन्ड है। तो होगा क्या, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में, कुछ ऐसे, ठीक है। इसका हाइड्रोजन चला गया इसके पास Z के पास, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास देखिए, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गया यहाँ पे X और Y के बीच में, तो यहाँ पे वो चलावयवता। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद इस चलावयवी यौगिक पे अब जो ये हाइड्रोजन आयन पहले निकला था पुनः अटैक करेगा, ठीक है, ये आएगा इसके साथ जुड़ने के लिए। तो अब सोचिए कि इसमें पुनः कौन जोड़ना, जोड़ इसको आसानी से अपने साथ जोड़ पाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके और इसको अपने साथ जोड़ लिया, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे पुनः एक बार क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। और फिर जरा इसको देखिए और इसको देखिए, मैंने कहा कि जब भी इस तरह की स्पीशीज कहीं भी आएगी इस तरह से, तो इसमें से पानी हमेशा रिलीज होगा, तो फिर यहाँ पे एक बार पानी क्या होगा, रिलीज होगा, और पानी जब रिलीज होगा तो ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके इसमें से H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, ये देखिए H2O के रूप में बाहर हो गया, और फिर इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस नाइट्रोजन पे अभी क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज आ गया। अब इस अगले चरण में ये होगा कि यहाँ पे जो लोन पेयर था वो लोन पेयर यहाँ पे दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड के रूप में, और इसकी वजह से NN नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और ये प्लस चार्ज, ठीक है, जो इस पे था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा है, दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसका तो प्लस चार्ज समाप्त होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इससे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से डाईएजो का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, डाईएजो का। अब इसके साथ कोई माइनस चार्ज वाला जुड़ेगा तभी ये साल्ट के रूप में कन्वर्ट होगा। तो आप याद करिए कि इस HCl में H यहाँ जुड़ गया था और इसका Cl बचा हुआ था, ये Cl माइनस अब आके यहाँ पे जुड़ेगा, किसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ, और जुड़ेगा फिर बना लेगा N ट्रिपल बॉन्ड NCl, यानी बनेगा N2 पे प्लस चार्ज Cl पे माइनस चार्ज, और यही जब बेंजीन रिंग से आप एरिन रिंग से जब ग्रुप जुड़ता है, मैंने शुरू में ही बताया था, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाईएजोनियम लवण या साल्ट। तो ये है बच्चों इसकी मैकेनिज्म, काफी आसान है, ठीक है, इसको क्रम वाइज आप समझेंगे बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले HNO2 का निर्माण हुआ, फिर HNO2 से नाइट्रोसोनियम आयन का निर्माण हुआ, फिर नाइट्रोसोनियम आयन एंजाइम पे अटैक किया, और लास्ट में
डाइएजोनियम लवण का निर्माण हुआ। तो डाइएजोनियम लवण का निर्माण हमने देख लिया, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इससे किस प्रकार से हैलोएरिन का निर्माण होता है उसको देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, डाइएजोनियम लवण का निर्माण हम लोगों ने देख लिया, इसकी क्रिया विधि भी देख ली। अब डाइएजोनियम लवण से हम लोग हैलोएरिन का निर्माण करेंगे। ठीक है, कैसे करना है ये देखिए। आपका डाइएजोनियम लवण है और क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन सबका निर्माण इसी के द्वारा हो जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि डाइएजोनियम लवण यदि बन गया तो उससे सभी प्रकार के हैलोएरिन्स बना सकते हैं। यहाँ पे जो क्लोरोबेंजीन है और ब्रोमोबेंजीन है, इसकी क्रिया आप देख रहे हैं, कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड तथा HCl की उपस्थिति में जब कराते हैं इससे डाइएजोनियम लवण से, तो निर्माण होता है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का। तो इस क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के निर्माण किससे? डाइएजोनियम लवण से जब कराते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वो सैंडमायर अभिक्रिया या सैंडमेयर रिएक्शन। तो परीक्षा में नेमिंग रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। कब? जब डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कराएंगे तब उसको सैंडमेयर रिएक्शन कहेंगे। आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन के निर्माण को सैंडमेयर प्रक्रम द्वारा, यानी इन पदार्थों की उपस्थिति में हम लोग इनका निर्माण नहीं कर सकते हैं। और जब इनकी उपस्थिति में हम लोग हैलोएरिन का निर्माण करेंगे तभी उसको सैंडमेयर प्रक्रम या सैंडमेयर अभिक्रिया कहेंगे। इनके देखिए, इसमें डाइएजोनियम लवण से हम लोग आयोडोबेंजीन बना तो ले रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट सैंडमेयर ने यूज करके बनाया था इस शीशा, उसके द्वारा नहीं बना पा रहा है। इसीलिए सैंडमेयर प्रक्रम सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण सैंडमेयर प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे डाइएजोनियम लवण लेंगे और उसकी क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करा देंगे। पोटेशियम आयोडाइड की वजह से जब गर्म करेंगे तो आयोडोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा और सब में नाइट्रोजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। इसी तरीके से फ्लोरोबोरिक अम्ल HbF4 की उपस्थिति में जब डाइएजोनियम क्रिया हम लोग इससे कराएंगे तो वहां पे निर्माण हो जाएगा किसका? फ्लोरोबेंजीन का। और इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में BF3 का भी निर्माण होगा। तो इस प्रक्रम को जब डाइएजोनियम लवण क्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से करा के फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो इस प्रक्रम को बेल-सीमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी वैज्ञानिक के नाम के आधार पे है। फिर से पहले मैं रिपीट करता हूँ। जब डाइएजोनियम लवण क्रिया CuCl से करा के क्लोरोबेंजीन बनाओगे तो सैंडमेयर प्रक्रम, CuBr से क्रिया कराओगे तो सैंडमेयर प्रक्रम ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और इस तरह के प्रोडक्ट से इस आयोडोबेंजीन का निर्माण हम नहीं करा सकते, इसलिए इसका निर्माण सैंडमेयर प्रक्रम नहीं कहलाएगा, ना ही इसका और ना ही फ्लोरोबेंजीन का। फ्लोरोबेंजीन का निर्माण कैसे कराते हैं? तो डाइएजोनियम लवण क्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से जब कराते हैं तो इसका निर्माण होता है। और इसको गलत वैज्ञानिक ने बताया था बेल-सीमैन अभिक्रिया। एक और विशेष बात बच्चों, जब इस डाइएजोनियम लवण की क्रिया नवनिर्मित कॉपर के पाउडर से जब हम लोग HCl की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो जैसा यहाँ पे प्रोडक्ट है कुछ उसी तरह का प्रोडक्ट यहाँ भी लेना है, लेकिन जब आप लिखोगे तो उसको बताओगे कि गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा भी डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। किसकी उपस्थिति में? उसके संगत हाइड्रोजन अणुओं की उपस्थिति में। जैसे क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो HCl लेंगे और ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो HBr लेंगे, तथा नवनिर्मित कॉपर के पाउडर के द्वारा हम लोग गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा भी डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डाइएजोनियम लवण से हैलोएरिन्स का निर्माण। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक अगली विधि और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। नोट कर लीजिए।
चलिए अगली विधि है हैलोएरिन के निर्माण की हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा। इसको बच्चों हम लोगों ने जब हैलोएल्केन्स का निर्माण पढ़ा था वहां भी पढ़ा था, ठीक है। और वही विधि यहाँ भी है हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा। वहां पे कोई हम लोग एल्किल लवण ले रहे थे, किसका? सिल्वर का कोई एल्किल या बसीय लवण ले रहे थे और उसकी क्रिया जब हम लोग किसी हैलोजन से करा रहे थे तो निर्माण हो रहा था हैलोएल्केन का। यहाँ पे क्या करना है कि कोई हमको वसी अम्ल लेना है जिसमें कोई एरिल ग्रुप हो। कौन सा ग्रुप हो? एरिल ग्रुप। तो एरिल ग्रुप वाले वसी अम्ल के लवण से उसमें सिल्वर का होना जरूरी है। तो इससे जब हम लोग किससे क्रिया कराएंगे? किसी हैलोजन से क्रिया कराएंगे CCl4 विलायक की उपस्थिति में, तो जाके हैलोएरिन का निर्माण होता है। तो हम लोग उस क्रिया को भी देख लेते हैं, साथ में उसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। इसी से हमको बनाना है क्या? हैलोएरिन। याद करिए मैंने वहां पे विशेषता बताया था कि वसी अम्लों के सिल्वर लवण से चाहे आप हैलोएल्केन बनाओ चाहे हैलोएरिन बनाओ, हमेशा जो हैलोएल्केन है हैलोएरिन बनेगा, इसमें जितना कार्बन रहेगा उससे कम कार्बन वाला एक कंपाउंड बनता है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप में एक कार्बन निकल जाता है। तो सेम वही चीज है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये कोई वसी अम्ल है, इससे हम लोग AgOH से क्रिया करा के और इस वसी अम्ल को हम लोग सिल्वर के लवण के रूप में बदलेंगे। तो याद करिए ये अम्ल है और ये क्षार है, धात्विक हाइड्रोक्साइड जो क्षार है। जब अम्ल और क्षार क्रिया होगी तो जाहिर सी बात है कि लवण और क्या बनेगा? पानी। तो ये हमारा लवण बन गया। तो सबसे पहले हमने इसका निर्माण किया। क्या किया हमने? वसी अम्ल क्रिया हमने करा दिया किसी क्षार से। तो ये क्षार इसमें से हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके और उसके साथ जो मेटल इसमें आके जुड़ गया, तो लवण सिल्वर का लवण वसी अम्ल का लवण बन गया। अब इस वसी अम्ल के लवण क्रिया किससे करा देंगे? यदि हमको ब्रोमो, और एक बात और इस विधि द्वारा मुख्य रूप से ब्रोमोएरिन ही बनाया जाता है। तो इसी क्रिया ब्रोमीन से करा देंगे CCl4 की उपस्थिति में। इसको थोड़ा सा गर्म भी करना है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ये ब्रोमीन है, जब इससे क्रिया करेगा तो ये ब्रोमीन डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे एक ब्रोमीन का आंशिक रूप से माइनस चार्ज और एक ब्रोमीन का आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाएगा। ये जो माइनस वाला आप याद करिए, इसमें भी माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है, क्योंकि प्लस को हटा के ऐड हुआ था। तो ये जो माइनस वाला ब्रोमीन है इसके साथ जुड़ जाएगा और AgBr का निर्माण कर दिया। ये हो गया। और ये जो प्लस वाला जो ब्रोमीन था वो इसके साथ जुड़ गया, यानी एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ के उधर हो गया AgBr ग्रुप में, और एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ के ब्रोमोबेंजीन अर्थात जो हमारा प्रोडक्ट है, क्या कहते हैं, ब्रोमोएरिन या हैलोएरिन का निर्माण कर दिया। तो ये क्रिया है। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हो रहा था। इधर कार्बन देखिए 6 एक साथ था, इधर कार्बन आपका केवल 6 है, क्योंकि एक कार्बन कम हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ये इसकी मैकेनिज्म, इसको थोड़ा सा और देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसकी संरचना है, इसमें ब्रोमीन आके जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी सी कम हो रही है, ये अनस्टेबल है, तो ये स्टेबल होना चाहेगा। इसके लिए क्या करेगा, इसमें से ब्रोमीन जो है अलग हो जाएगा और 2 मूलक यहाँ पे बन गए। कौन कौन से? एक ब्रोमीन मूलक और यहाँ पे ऑक्सीजन के रूप में मूलक। फिर होगा क्या, ये अनस्टेबल है, कि इसको अपने साथ जोड़े, इसके साथ जोड़े, तो ये क्या करता है कि जब भी पीछे आपने देखा था कि कैसे मैंने बताया था कि क्या किस प्रकार का संरचना किस प्रकार की बनती है, तो पानी निकलता है। या फिर उसी तरह से ऐसी संरचना यदि बने तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप में निकल जाता है और ये ब्रोमीन इससे आके जुड़ जाता है। तो ये इससे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये बना दिया C6H5Br यानी ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर दिया। तो ये है बच्चों हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया में किसकी क्रिया करानी है? किसी वसी अम्ल के सिल्वर लवण क्रिया आपको हैलोजन से कराना है और हैलोएरिन का निर्माण हो जाता है। तो इसमें समीकरण भी हमने देखा और इसी क्रिया विधि भी देखी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।